2 मिलियन पहले से हम लोग स्टार्ट किए थे, अब 21st सेंचुरी में पहुंच गए। अब फिर से हम लोग जाएंगे 10,000 वर्ष पहले। तो 21st सेंचुरी में आ गए हैं। तो 21st सेंचुरी में जो जो हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं उसके बारे में तो थोड़ा जानना जरूरी है। और इसमें हम लोग थोड़ा सा क्या जानेंगे, 21st सेंचुरी में हम लोग क्या क्या कंज्यूम करते हैं उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद से सेकेंड जो टॉपिक होगा उसके बाद से हम लोग जाएंगे 10,000 वर्ष पहले। डैट मीन्स कि न्योलिथिक पीरियड में हम लोग जाएंगे। तो इस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर के बारे में जो जो है उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। हेलो डियर लवली कलीग्स, आई एम आर रवि, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये चैप्टर है फ्रॉम हंटिंग टू गैदरिंग, नहीं, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, ये हमारा चैप्टर है। हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 3, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये जो चैप्टर का देख रहे हो नाम, ये चैप्टर के नाम से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जैसे कि हम लोग को फूड्स को गैदर करना है, और गैदर करने के बाद से इसको क्या करना है, तो ग्रो करना है, इसको प्लांटेशन करना है, एग्रीकल्चर करना है, अब खेती करना है। बहुत सारा हो गया पढ़ाई, अब हम लोग को क्या करना है, तो खेती करना है। तो ये चैप्टर का मोटो क्या है, तो हम लोग को पहले तो फूड्स को गैदर करना है, और फूड्स को गैदर करने के बाद से उसको खाना भी है, और जो बच जाए उसको फिर से उसको ग्रो भी करना है, ताकि फिर से ग्रो करने के बाद से हमारे पास और फूड आ जाए। तो अब इस चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है वैरायटीज ऑफ फूड्स। वैरायटीज ऑफ फूड्स में जो ये कॉन्सेप्ट है, ये 21st सेंचुरी को रिलेट कर रहा है। दैट मीन्स कि प्रेजेंट के सिचुएशन को रिलेट कर रहा है। प्रेजेंट के सिचुएशन को क्या रिलेट कर रहा है, 21st सेंचुरी में जो स्रोत है, फूड का स्रोत है, वो तो है प्लांट्स और एनिमल्स है। ये तो हमारा हो गया फूड्स, हम लोग इनसे कंज्यूम करते हैं। लेकिन क्या क्या है वो तो जानना जरूरी है। तो हमें क्या क्या है, हम लोग क्या क्या खाते हैं, तो फ्रूट्स को खाते हैं, वेजिटेबल्स को खाते हैं, ग्रेन्स को खाते हैं, अनाज को खाते हैं, और उसके बाद से मीट को खाते हैं, मिल्क को खाते हैं। मिल्क को खाया नहीं जाता, मिल्क को पिया जाता है। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, तो मिल्क हमें मिलता है एनिमल से मिलता है। और उसके बाद से हमें मीट कहाँ से मिलता है, तो मीट्स भी हमें एनिमल से मिलता है। और फ्रूट्स कहाँ से मिलता है, वेजिटेबल कहाँ से मिलता है, ग्रीन कहाँ से मिलता है, तो ये हमें मिलता है प्लांट से मिलता है। जो प्लांट्स को हम लोग ग्रो करते हैं, एनिमल को जो हम लोग पालते हैं उससे हमें मीट्स मिलता है, प्लांट को जो ग्रो करते हैं उससे हमें मिलता है क्या, फ्रूट्स मिलता है। तो ये सोर्स है हम लोगों को। फूड का सोर्स क्या क्या है, तो एक हो गया प्लांट्स हो गया, और दूसरा हो गया एनिमल्स। 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं। अब बात आती है कि जो हम लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं उसके लिए अलग अलग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अलग अलग कंडीशन होता है किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। अगर किसी खास ग्रेन की बात करें तो उसमें अगर जो राइस को उठा लें, राइस की खेती नहीं होती है, ध्यान दीजिए, राइस की खेती कभी भी राइस की खेती नहीं होती है, खेती होती है धान की खेती होती है। तो धान की खेती करने के बारे में अगर जब बात करें तो धान की जो खेती होती है उसमें पड़ता है सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, जो कंपेयर टू वेट एंड बार्ली। वेट एंड बार्ली के कंपेयर में धान की खेती में पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अब कैसे होती है, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं, धान की खेती कैसे होती है। तो देखो कैसे होती है। सबसे पहला 3 दिन का प्रोसेस होता है जर्मिनेटेड का। मार्केट से धान लेकर आए, अब उसको भिगो दिए, भिगोने के बाद से उसको बोरा में रखकर और उसको बांध दिए। बांधने के बाद से 3 दिन लगता है उसको जर्मिनेटेड होने के बाद। जो 3 दिन का जो टाइम में जर्मिनेटेड हो रहा है, उसी पीरियड में हम लोग खेत को तैयार करते हैं। मैं इस काम को कर चुका हूं, इसीलिए मैं इसको आपको बता रहा हूं। तो देखो खेत को तैयार करते हैं। ये हो गया मेरा, मान लो कि ये मेरा हो गया फील्ड हो गया। मैंने 3 kg मार्केट से धान लाया हूँ। 3 kg धान को जर्मिनेटेड करने के लिए बोरा में बांध दिया हूँ, भींगा हुआ बोरा, चट्टी के बोरा। उसके बाद से अब मैंने खेत को तैयार करना शुरू किया। ये आप मान लो कि 1 कट्ठा खेत है, 1 कट्ठा खेत है। अब देखो ये बॉर्डर बना दिए, इसको बोलते हैं कियारी बोलते हैं, इसको कियारी बोलते हैं। अब देखो ये बॉर्डर बना दिया। अब इसको बढ़िया से जोतेंगे, या तो कुदाल से जोतेंगे, डिपेंड करता है कि ये कितना बड़ा है। कुदाल से जोतेंगे या ट्रैक्टर से जुताई करेंगे। जुताई करने के बाद से अब देखो इसमें जुताई करने के बाद से बहुत अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद से अब जर्मिनेटेड सीड को लाएंगे। कौन सा सीड को, तो धान के सीड को लाएंगे। धान के सीड को लाएंगे। अब इसमें बोने के लिए 2 प्रोसेस होता है। देखो यदि इस मिट्टी का ह्यूमिड रेट बहुत ज़्यादा है, इस मिट्टी में नमी बहुत ज़्यादा है, तो इस मिट्टी में नमी ज़्यादा है तो इसमें गिराएंगे हम लोग धुरिया। अगर इस मिट्टी में नमी ज़्यादा है, और इस मिट्टी में यदि नमी ज़्यादा नहीं है, ये मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई है, तो इसमें गिराएंगे हम लोग लेवाही। लेवाही गिराने के लिए इसमें पड़ेगी पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पानी अगर बरसात का पानी इसमें है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ला लेंगे दूसरी जगह से। मान लो यहाँ पंपी सेट है,
पंपी सेट से हम लोग पानी यहाँ ला लिए, पानी इसमें ला लिए, तो यहाँ हम लोग कर लिए लेवाही, लेवाही से हम लोग अब देखो पानी उसमें भर लिए। अब जो धान का सीड है अब उसको इक्वली हम लोग इसमें छीट देंगे या स्प्रेड कर देंगे। अब स्प्रेड करने के बाद से इसको 1 मंथ के लिए छोड़ देंगे, तो 1 मंथ के बाद से इसका साइज हो जाएगा 1 फीट का, 1 फीट का साइज होगा। अब यहाँ से हम लोग उखाड़ के इस प्लांट को उखाड़ के अब दूसरी जगह प्लांटेशन करेंगे, दूसरे फील्ड में प्लांटेशन करेंगे। वहाँ प्लांटेशन करने से पहले ये ध्यान देना होता है कि सारी चीज़ों को ले जाकर हम प्लांटेशन नहीं कर सकते, मुश्किल से 2 या 3 प्लांट को ही एक जगह हम लोग रोपाई करते हैं, जैसे कि 2-3 को ही ऐसे ऐसे हम रोपाई करते हैं, ताकि ये जो धीरे धीरे जब ये बढ़े तो इसमें ग्रो हो गए, इसके जो जड़ में है वो धीरे धीरे फैलता भी है, और जितना ज़्यादा जड़ इसका मजबूत होगा उतना ज़्यादा इसमें ग्रेन्स होंगे, माने बहुत सारे अनाज इसमें फरेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा धान की ग्रो बहुत ज़्यादा होगी। और डिपेंड करता है कि इसमें कितने दिनों तक पानी भरा हुआ है, तो इस तरह से धान की खेती होती है। और फिर आफ्टर 3 मंथ बाद इसकी कटाई होती है, कटाई होने के बाद से पिटाई होती है, पिटाई होने के बाद से ओसाई होती है, ओसाई होने के बाद से फिर से इसको एज ए मशीनी प्रोसेस से धान को कन्वर्ट किया जाता है चावल में। धान का जो धान होता है उसका छिलका हटाने के बाद से चावल हमें मिलता है, फिर चावल को फिर से बॉइलिंग करते हैं, बॉइलिंग करने के बाद से हम लोग को भात मिलता है। इस तरह से हम लोग के थाली में चावल आता है, या आप भात बोल सकते हो। और गेहूं का ग्रो करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, उसमें है कि खेत को तैयार कीजिए, ले जाकर इक्वली छीट दीजिए, लेकिन सीजन बहुत डिपेंड करता है कौन सा सीजन। जैसे कि हम लोग को पैडी का सीजन होता है जून और जुलाई, ये होता है पैडी का सीजन। धान की खेती करने के लिए ये जो मंथ है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रैनी सीजन होता है, और रैनी सीजन धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल माना जाता है। वही आप इस सीजन में अगर आप गेहूं की खेती करना चाहोगे तो गेहूं तो खेत में छीट कर चले आए, पानी भर गया, पानी में सड़ जाएगा गेहूं, तो कोई फायदा नहीं होगा गेहूं की खेती करने का। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि हमारे जो इंडियन फार्मर हैं वो अलग अलग सीजन में, जैसे कि एक सीजन में एक ही ग्रेन को क्यों ग्रो करते हैं, एक ही प्लांट्स को क्यों ग्रो करते हैं। जैसे कि आप बात करते हैं कि हमारा जो रैनी सीजन हो गया, रैनी में धान की खेती करेंगे, उसके बाद से विंटर में गेहूं की खेती करेंगे, या अलग अलग क्षेत्रों में क्यों खेती करते हैं। तो देखो हर क्रॉप्स का ना अलग अलग नेचर होता है, कोई भी क्रॉप्स का नेचर इक्वल नहीं होता है। हर क्रॉप्स को किसी क्रॉप्स को पानी ज़्यादा चाहिए, किसी क्रॉप्स को ठंडी ज़्यादा चाहिए, किसी क्रॉप्स को ना पानी चाहिए ना ठंडी चाहिए, ना पानी चाहिए ना ठंडी चाहिए। इसीलिए अलग अलग क्षेत्र चुनते हैं। हमारे जो फार्मर्स हैं वो अलग अलग क्षेत्र तो चुनते ही हैं, अलग अलग सीजन भी चुनते हैं किसी भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो हमारे इंडियन फार्मर्स में ये कोई ड्रॉबैक नहीं है, ये उन लोगों में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, तो दिक्कत है हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उनमें दिक्कत, उनके नेचर में दिक्कत है। उनका नेचर ही ऐसा होता है कि अब धान का नेचर है नहीं भाई, हम लोग तो सिर्फ रैनी सीजन में ही ग्रो करेंगे। वेट का नेचर है, गेहूं का नेचर है कि नहीं, हम लोग विंटर सीजन में ही ग्रो करेंगे। तो अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग नेचर होने की वजह से हमारे जो इंडियन फार्मर है वो अलग अलग सीजन में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरिया में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। अब बात आती है कि क्रॉप्स को भी अलग अलग एरिया में ग्रो किया जाता है। वैसे ही जो हमारे पास जो एनिमल हैं, एनिमल भी अलग अलग जगहों पे वो लोग अलग अलग जगहों पे सरवाइव करते हैं, या अलग अलग एरिया पे सरवाइव करते हैं। लाइक जैसे कि गोट मानो या सीप मानो। गोट और सीप ये बहुत अच्छी तरह से हिली एरिया में और ड्राई एरिया में सरवाइव कर सकती है। कौन से एरिया में, हिली और ड्राई एरिया। मान लिया नहीं, ये होता है हमारा जो नॉर्थ वाला सेक्टर है ये हिली एरिया है और ड्राई एरिया है। तो ये वाला क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से सीप भी एग्जिस्ट कर जाएंगी और बहुत अच्छी तरह से गोट भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन इसी सेक्टर में हाथी ले जाओ या इसी सेक्टर में कैटल को लेकर जाओ तो देखो कि जितना तेजी से वो लोग जाएंगे उतनी तेजी से भाग कर आएंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में पहला तो बात यह है कि उस क्षेत्र में वो लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचास होगा, बहुत ज़्यादा खाल होगा, तो इन लोग का बॉडी बैलेंस नहीं कर पाएगा। इन लोग का बॉडी क्या होता है, बहुत हेवी होता है, इन लोग में बहुत ज़्यादा वेट होता है। इनमें कैटल में बहुत ज़्यादा वेट होता है
और ये लोग बहुत ज़्यादा कंपेयर टू सीप एंड गोट से बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, तो ये लोग उस क्षेत्र में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ड्राई एरिया में ये लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो एनिमल्स भी हैं वो अलग अलग सीजन में एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में एग्जिस्ट करते हैं। अब सीप को लाकर आप इस वाले सेक्टर में तमिलनाडु या कर्नाटक में छोड़ दो तो जितना तेजी से आएगी उतने तेजी से भागेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में वो रह ही नहीं पाएगी। और मान लो सपोज दैट कि आप राजस्थान में लेकर आ जाओ सीप को, तो उस क्षेत्र में भी और नहीं रह पाएगी, क्योंकि इसका स्किन इतना ज़्यादा मोटा है कि ये गर्मी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए हर एनिमल्स, जो भी एनिमल्स है, उसके लिए एरिया भी डिपेंड करता है कि किस एरिया में वो एग्जिस्ट कर सकती है या किस सीजन में वो लोग एग्जिस्ट कर सकती है। ये रहा एनिमल्स के बारे में। अब ये एक और बात है कि जो हम लोग चैप्टर सेकेंड में पढ़े थे कि जो अर्लीस्ट पीपुल थे वो ऑलवेज हमेशा ग्रो नहीं करते, प्लांट्स को ग्रो नहीं करते थे, कुछ ना कुछ डिपेंड थे, जैसे कि हंटिंग पे डिपेंड थे और उसके बाद से फ्रूट्स पे, प्लांट्स प्रोड्यूस पे वो लोग डिपेंड थे। तो वो हमेशा ऑलवेज एग्रीकल्चर नहीं करते थे। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उन लोगों ने एग्रीकल्चर को शुरू किया, कैसे एग्रीकल्चर की नींव को रखा, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। इसका जो नोट्स है वो आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पे, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू वेरी मच।